नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम चैनल। दोस्तों, एक स्टूडेंट ने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कमेंट किया कि सर हमें एक प्रश्न का उत्तर चाहिए जो कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना से संबंधित है। वह स्टूडेंट BBMKU का विद्यार्थी है और उनका एग्ज़ाम सामने में है। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो का लिंक जिस किसी स्टूडेंट के पास पहुंचे वे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि मैं आपके जो भी क्वेरी है उसका समाधान करने का कोशिश करूंगा। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप जो भी प्रश्न हमारे कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं आप सभी को उस प्रश्नों का जवाब जल्द से जल्द एग्ज़ाम के पहले वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो जैसा कि उन्होंने एक प्रश्न मुझे भेजा, तो उस प्रश्न में ये था कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के दर्शन को बताएं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पर जाऊं, आपको दो बातें बता देता हूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और प्रस्तावना में जो मूल चीज़ है उसे हम जानने का कोशिश करेंगे, तभी हम जानेंगे कि प्रस्तावना का दर्शन क्या है। दर्शन शब्द से, जो फिलोसफी शब्द है, उससे बहुत ही सवाल आते हैं और आपके ध्यान में इस प्रकार के सवाल उठते भी हैं। तो प्रस्तावना है क्या? तो हम यहाँ पर प्रस्तावना के संबंधित कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि प्रस्तावना में वाकई में है क्या। तो प्रस्तावना में पहला जो है, इसमें सत्ता का स्रोत क्या है, सत्ता का स्रोत क्या है, ये दिया गया है। दूसरा जो पाठ है उस प्रस्तावना का, उसमें सत्ता का स्वरूप का वर्णन किया गया है। सत्ता का स्वरूप का वर्णन किया गया है। सत्ता का स्वरूप क्या होगा? हमारा जो संविधान लागू हुआ उसमें सत्ता किस अनुरूप में चलेगा और सत्ता का उद्देश्य क्या है, यानी कि सत्ता का उद्देश्य क्या है। सत्ता का उद्देश्य क्या है, तो इसी पर हमारा जो आज का क्लास है वो केंद्रित होगा। सत्ता का स्रोत, सबसे पहले प्रस्तावना में जो लिखता है सत्ता का स्रोत कौन है? सत्ता का स्रोत जनता है। सत्ता का स्रोत जनता है, या यह किसमें कहा गया है? हमारे प्रस्तावना में जनता के लिए, जनता के द्वारा है, ये सत्ता का स्रोत है, मूल सत्ता का स्रोत है। यानी कि लोक प्रभुता, जो लोक प्रभुता है उसका प्रमुखता से वर्णन किया गया है। लोक प्रभुता को ध्यान में रखा गया है, यही सत्ता की परिभाषा है और प्रस्तावना यही कहती है। उसके बाद सत्ता का स्वरूप क्या होगा? सत्ता का स्वरूप क्या होगा? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, प्रभुत्व संपन्न होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा सत्ता हमारा। इसमें बाहरी किसी प्रकार का जो दबाव है वो नहीं काम करेगा, समाजवादी होगा। इन सभी बातों का मैं चर्चा करूंगा। पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे। पंथ निरपेक्ष है, इसमें पंथ निरपेक्ष होगा। सत्ता का स्वरूप क्या होगा? पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, लोकतांत्रिक होगा। सत्ता का जो स्वरूप होगा वो लोकतांत्रिक होगा और यह गणराज्य होगा। इन सभी टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करूंगा, तभी आपका संविधान का दर्शन पूरा होता है। इसमें सत्ता का उद्देश्य क्या है, इस बारे में जानेंगे कि सत्ता का उद्देश्य क्या है। सत्ता का उद्देश्य क्या होगा? सत्ता का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला तो न्याय होना चाहिए, इसमें सबके लिए समान न्याय होना चाहिए। दूसरा, सत्ता का उद्देश्य यहाँ पर दूसरा उद्देश्य क्या होगा? स्वतंत्र होना चाहिए, सभी के लिए स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है, स्वतंत्रता होना चाहिए। तीसरी बातें जो होती है वो है
क्या गरिमा, व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखा जाएगा। तो चौथी बातें होती है राष्ट्र की एकता, यानी कि एकता को ध्यान में रखेंगे। और जो पांचवी बात होता है वो है अखंडता पर, अखंडता यानी कि एक भारत अखंड भारत की परिकल्पना इसमें की गई है। तो चलते हैं, ये तो ओवरव्यू हो गया। अब आपको इसी टर्मिनोलॉजी को लेते हुए आपको संविधान का जो दर्शन है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो पहले आप जो लिखेंगे इसको अगर बना पाएंगे जो आंसर राइटिंग में तो बहुत ही बढ़िया होगा, और अगर नहीं बना पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि प्रत्येक संविधान का एक अपना दर्शन होता है, प्रत्येक संविधान का अपना एक दर्शन होता है। संविधान का दर्शन का अभिप्राय उन आदर्शों से है जिनसे भारतीय संविधान अभिप्रेत हुआ, और उन नीतियों से है जिन पर हमारा संविधान का और शासन प्रणाली कार्य करेगी। ये है हमारा पहला इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद प्रस्तावना क्या है इस बारे में हम लिखेंगे। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जिस उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकार किया था उसे जवाहरलाल नेहरू ने 15 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अत्यंत प्रेरणात्मक और महत्वपूर्ण भाषण के रूप में प्रस्तुत किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य आधार बना। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो था वह भारतीय संविधान की मुख्य आधार बना। यही उद्देश्य प्रस्ताव को संवैधानिक सिद्धांतों का शिलान्यास भी कहा जाता है। इसी से भारतीय संविधान में जो विचारधारा है उस बारे में बात हुई। भारतीय संविधान की अंतरात्मा में क्या बसती है? न्याय, समता, अधिकार और बंधुत्व की भावना। इसी कारण से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे संविधान का जो नियामक है उसमें आते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे उसमें किन किन बातों को सम्मिलित किया था इस बारे में हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट उसमें लिखेंगे कि संविधान का जो भारतीय संविधान है उस संविधान का दृढ़तापूर्वक सत्यनिष्ठा से भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करती है। यानी कि अब भारत किसी के दबाव में नहीं रहने वाली है और उसके भावी प्रशासन के लिए एक संविधान की रचना करने का वचन देती है। ऐसा उद्देश्य प्रस्ताव में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। इसमें दूसरा पॉइंट क्या होगा, कहा था उसने, इसमें ब्रिटिश जो भारतीय क्षेत्र है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र उस समय भी थे, और भारतीय राज्यों का क्षेत्र, वह क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों यानी कि जो प्रांत था जो सीमा से बाहर था, उनको भी स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत के संवैधानिक भाग का में बनना होगा, उनको उसमें बनाना होगा। और अगर जो नहीं चाहते हैं उन्हें भी मिलना होगा, और जो चाहते हैं वह स्वतः ही मिल जाएंगे। यानी कि सबको एकीकृत करना होगा। ये सभी क्षेत्र थे वे वर्तमान सीमाओं में अपने संविधान के द्वारा संचालित हो रहे थे। अब वे एक संविधान के और एक क्षेत्र के नीचे जिनका भारत नाम होगा उसके अंदर आएंगे और इस संघ में वो समायोजित हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण शक्ति जो होगा वो शक्ति और सत्ता जो होगा उसका सारे प्रशासनिक तंत्र जनता पर निर्भर होगा और संवैधानिक तंत्र के अनुसार चलेंगे। इसका नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया था कि इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े तथा आदिवासियों के लिए एक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जो हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान है यहीं से है। भारत के गणराज्य क्षेत्रों में, भारत के जो गणराज्य क्षेत्र है उसमें धरती, समुद्र और वायु पर उनके अधिकार हैं और सभ्य राष्ट्रों से यह आशा की जाती है कि वो इनके अधिकारों में हनन ना करे। भारत प्राचीन देश रहा है और विश्व में न्याय और बंधुत्व की भावना से आगे बढ़ा है और विश्व शांति की कल्पना करते हुए अपने संविधान को बनाया है। संविधान की प्रस्तावना में ये सभी आदर्श को दिया गया। संविधान की जो प्रस्तावना है उनके उद्देश्य प्रस्ताव जो थे
उन्हीं के सभी आदर्शों को इसमें सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावना में नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत जो भाषण था उसे सर्वसम्मति से सभी ने अंगीकृत कर लिया और इसी के आधार पर भारत का संविधान का निर्माण हुआ। अब हम जानते हैं प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। प्रस्तावना आपको याद होना चाहिए और आप वहां लिखेंगे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। इसलिए प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ उसे ध्यान से सुनेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान को सभा को आज तारीख 26/11/1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बता दें कि इसमें जो शब्द है आपका समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अब हम देखेंगे प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना का महत्व क्या है, हमारे दैनिक जीवन में प्रस्तावना का क्या महत्व है और हमारे संविधान में इसका किस प्रकार से प्रस्तावना के महत्व को दर्शाया गया है। उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट हम लोग का होता है उसने अनेक निर्णयों में प्रस्तावना के महत्व का उपयोगिता को बताई है। ऐसा लिखेंगे हम, सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों ने प्रस्तावना के महत्व को बताई है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसे कहा गया है कि प्रस्तावना को न्यायालय में के द्वारा या किसी भी विधि से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। एक केस था गोपालन बनाम मद्रास राइट जो 1950 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ था और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल के नाम से भी एक केस दाखिल हुआ था। इसमें लिखित संविधान में प्रस्तावना के बारे में उद्देश्य लेखबद्ध किए गए हैं और इसमें स्थापना और प्रवर्तन के लिए संविधान निर्माताओं को जो है संविधान की मूल संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का आदेश नहीं गया है। बेहरूबाड़ी मामले में भी बेहरूबाड़ी केस जो था उसमें भी उच्चतम न्यायालय ने इस बात में सहमति प्रकट की थी। उसमें भी उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर सहमति प्रकट की थी कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। जहां शब्द अस्पष्ट लगे पूरे संविधान में जहां शब्द अस्पष्ट लगे वहां पर आप प्रस्तावना को देख सकते हैं और उसकी सहायता ली जा सकती है। पता लगाया जा सकता है कि उस विशेष शब्द का किन अर्थों में हमारे प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है। तो आपने प्रस्तावना को देख लिया इस प्रकार से। अब हमारा प्रस्तावना का आदर्श और लक्ष्य क्या था। प्रस्तावना का आदर्श और लक्ष्य के बारे में हम बात करेंगे। प्रस्तावना को आदर्श और लक्ष्य क्या था। तो उद्देशिका जो हमारे प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं उसका दो प्रयोजन में सिद्ध होता है। पहला उद्देशिका यह बताती है कि संविधान में प्राधिकार स्रोत क्या है, यानी कि सत्ता का स्रोत क्या है यह बताती है कि सत्ता का स्रोत क्या है। और दूसरा वह यह भी बताती है कि संविधान किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है और किन आदर्शों का हमारा पालन होगा, यानी कि उद्देश्य क्या है और किन आदर्शों यानी कि इसका स्वरूप क्या है इस बारे में होना। तो पहला जो हम बात करेंगे आदर्शों का विश्लेषण अगर करते हैं इसका फिलॉसफी देखते हैं तो पहला है स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न। स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न से आप क्या समझते हैं इस बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत का संविधान है वह ब्रिटिश संसद की देन नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ब्रिटिश संसद की देन है। 1935 ईस्वी के अधिनियम से इसे कॉपी कर ली गई है, कॉपी पेस्ट संविधान है। परंतु यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ब्रिटिश संसद की देन
संविधान नहीं है। इसे भारत के लोगों ने एक प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के समवेत अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अधिकथित किया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये शब्द भारत के लोगों को सर्वोच्च प्रभुता की घोषणा करती है। यह शब्द क्या बोलते हैं? भारत के लोग ही सर्वोच्च हैं और सर्व प्रभुता संपन्न यही लोग हैं। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, संपूर्ण भारत में जब लागू हुआ, तो इंग्लैंड के सम्राट को भारत में कोई विधिक या संवैधानिक प्राधिकार, कोई विधिक या संवैधानिक प्राधिकार का प्रावधान इसमें नहीं रखा गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सार्वभौम शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रयोग इस बारे में भी होता है कि भारत अब अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी देश का, किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप पसंद नहीं करेगा। किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप वो अब पसंद नहीं करेगा। शासन के लक्ष्यों की घोषणा करेगा और यहाँ की भूमि, यहाँ के समुद्र, यहाँ के वायु पर किसी भी बाहरी का प्रवेश इनकी इजाजत के बगैर अब नहीं हो सकता है। यह हमारे प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ समझाता है। तो शासन के लक्ष्य क्या थे, इसके बारे में भी इस बारे में बात करें। तो प्रस्तावना में शासन का लक्ष्य, इसमें 3 अंगों के बारे में चर्चा की गई है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के इससे स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि प्रस्तावना में भारतीय गणराज्य के 4 प्रमुख ध्येय निश्चित किए गए हैं। यह ध्येय है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना। 4 जो ध्येय है वो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की भावना। भारतीय संविधान निर्माता जो थे इस तथ्य से पूर्णतः जान रहे थे कि सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता जो है इसका अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता की कल्पना करना बहुत ही कोरी कल्पना होगी। यानी कि अगर आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं होगा, स्वतंत्रता नहीं होगा, तो राजनीतिक जागृति नहीं हो पाएगी। अतः उन्होंने स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के आदर्श के सिद्धांतों को ही लेके चला ताकि इससे भारत का संविधान का आधार प्रदान किया जा सके। एक आधार मिल सके संविधान को कि हमारे संविधान में क्या है। उसके पश्चात हम जाते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में। लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है, इस शब्द को हम जानेंगे। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में व्याख्या किया गया। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य का जो चित्र, वह लोकतंत्र और राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से कहा गया। दोनों ही दृष्टिकोण से लोकतंत्र को, राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से लोकतांत्रात्मक कहा गया। अर्थात केवल शासन का ही नहीं, शासन में ही लोकतंत्र नहीं होगा बल्कि समाज में भी लोकतंत्र होगा। इसका कहने का मतलब है कि शासन में ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज में लोकतंत्र होगा और इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना को हम सर्वोपरि रखेंगे। राजशक्ति, जो राजा बनेगा यानी कि जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद में होगा, वह किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर कहा गया है कि वह किसी एक वर्ग के अधिकार में वह नहीं होगा, बल्कि जिसे जनता का समर्थन प्राप्त होगा, यानी कि जिसे जनता का समर्थन प्राप्त होगा, हमारे जनता का जिसे समर्थन प्राप्त होगा, वही इस देश में राज्य करेगा। प्रस्तावना में एक शब्द हमने बताया, बार बार लिखा, गणराज्य का उल्लेख किया गया। गणराज्य के शब्द का उल्लेख इस प्रयोग में हुआ है कि इस विषय में प्रकाश डालता है कि 2 प्रकार के जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती है, एक वंशानुगत होता है जैसे कि इंग्लैंड में चलती है, और एक लोकतंत्रात्मक होता है जो हमारे भारत में है। लेकिन भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में बात किया गया है। इसमें से भारतीय संविधान जो है के अंतर्गत लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया गया है। न्याय की बात करते हैं हम, आज हमें लगता है कि न्याय नहीं मिल रही है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारे कुछ होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारी न्याय व्यवस्था सुदृढ़ न्याय व्यवस्था है, जहां पर आपके 3 लेयर्स मिलते हैं। पहला कि जिला स्तर पर,
दूसरा राज्य स्तर पर फिर आपके लिए सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी कि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो न्याय की स्वतंत्रता और रक्षा के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को स्वतंत्र किया है और स्वतंत्र न्यायपालिका की यहाँ व्यवस्था है। उद्देशिका में सभी नागरिकों का न्याय, सभी नागरिकों के लिए समान न्याय का आश्वासन दिया गया है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि व्यक्तियों के परस्पर हितों, समूहों के परस्पर हितों के बीच में और एक दोनों के बीच सामंजस्य को स्थापित किया गया है। न्याय की कल्पना वस्तुतः अति व्यापक है और यह केवल संकीर्ण कानूनी न्याय तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायालयों द्वारा दिया जाने वाला जो फैसले होते हैं वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह के न्याय को एक समान महत्व दिया जाता है। सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है? अब यहाँ चर्चा जब सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव के बीच में शांति बना रहे, जाति, वर्ण और नस्ल के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, प्रत्येक नागरिक को उन्नति करने का समान अवसर सुलभ हो सके। आर्थिक न्याय का क्या अर्थ होता है? इसके पर आर्थिक न्याय का क्या अर्थ होता है? जो देश में उत्पादन और वितरण के साधन है उस पर सभी का समान अधिकार हो और उसका वितरण न्यायोचित ढंग से हो, जिसको जितना मिलना चाहे उतना मिले। राज्य के अंतर्गत जो भी संपदा है या धन संपदा है किसी कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित ना हो। आज जैसे आरोप लगाते हैं कि अडानी और अंबानी के कारण भारत में ये सब हो रहा है या किसानों का हित को मारा जा रहा है, ऐसी बातें नहीं है। ये बातें सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए है। ये बातें यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान के प्रस्तावना में यह कहा गया है कि यहाँ का जो संपदा होगी उसका वितरण जो है एकदम सामाजिक ढंग से होगा और सभी का इसमें होगा। और इस प्रकार प्रस्तावना में उपबंधित न्याय का जो विचार है वह किस पर आधारित है? हमारे लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना पर आधारित है। लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में हमारे जो बातें हैं उसके बारे में बताता है। और इस लोक कल्याणकारी राज्य से हम क्या समझते हैं कि यहाँ के नागरिकों को अन्य क्षेत्रों में न्याय का आश्वासन भी दिया गया है। अगर वह अपने राज्य में न्याय नहीं मिलता है तो वह केंद्र में भी या जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर भी न्याय के लिए अपील कर सकती है। स्वतंत्रता शब्द का क्या मतलब है? हम तो स्वतंत्र हो चुके, फिर ये शब्द का क्या अर्थ रह जाता है? मतलब इसका क्या है जो अब फिर से हमें स्वतंत्रता शब्द को पढ़ना पड़ रहा है? तो संविधान की उद्देशिका में यह स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है इस बारे में हम बताते हैं। नियंत्रण या आधिपत्य का अभाव, यानी कि आप बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, अभिव्यक्ति को नहीं रोक सकते हैं, धर्म को नहीं रोक सकते हैं, उपासना करने के अधिकार को आप से वंचित नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। किसको? भारत के नागरिकों के पास, और इससे कोई इसे वंचित नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार बिना दबाव के अपना धर्म को अनुसरण करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। मतदान के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता है। एक मत का अधिकारी है, वो अपना मतदान अवश्य करेगा। यह हमारा जो स्वतंत्रता कहलाती है। उसके पश्चात आप देखिए निर्वाचन में खड़ा होने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, उसके बाद सार्वजनिक पद में नियुक्ति का अधिकार, ये सारे अधिकार हमें संविधान देती है। यही स्वतंत्रता है। अधिक सरकारी नीतियों का, जो भी सरकारी नीति बनेंगे उस पर सभी को स्वतंत्रता है, सभी कोई उसमें भाग ले सकते हैं। अब हम टर्म चलते हैं समानता पर। समानता क्या है और समानता किस प्रकार से इस टर्म को हमारा संविधान का प्रस्तावना में किस उद्देश्य से बनाया गया, क्या फिलोसफी है समानता का? राजनीतिक विज्ञान में समानता का अर्थ यह नहीं है कि स्त्री पुरुष वगैरह जो सभी परिस्थितियों में वो समान हो, लेकिन उनके बीच शारीरिक, मानसिक और आर्थिक अंतर होंगे तो समानता नहीं होगी। समानता का अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने
अपने समुचित विकास के लिए, व्यक्ति अपने समुचित विकास के लिए उसको जो है सभी को समान अवसर मिले, यही समानता है। समान अवसर मिले, समान योग्यता को समान पद में बहाली हो, सभी प्रकार के जो समान श्रम अगर कोई करते हैं, वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिले। या इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति का, एक वर्ग का दूसरे अन्य वर्गों के साथ कभी तुलना नहीं होना चाहिए कि वह कौन है या कौन है। समान, दोनों वर्ग ही समान है और दोनों का आपस में समानता का अधिकार दिया गया है। नागरिकों को स्थान के आधार पर या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश में किसी को निषेध नहीं किया जा सकता। ये समानता है। स्त्री पुरुष हो, चाहे कोई भी थर्ड जेंडर हो या जो भी हो, जो भारत के नागरिक हैं उन्हें कहीं भी अवसर की समानता है। वे कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं, कहीं भी परीक्षा दे सकते हैं और किसी भी जगह अपने जीविकोपार्जन को कर सकते हैं। इस आधार पर हम किसी भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते। बंधुत्व क्या है? जो फिलोसफी में हमारे जो बंधुत्व की अवधारणा, हमारे जो संविधान में बंधुत्व लिखा गया है, तो बंधुत्व की क्या बात है? बंधुत्व किसे कहते हैं? बंधुत्व है सर्वमान्य नागरिकता से संबंधित। बंधुत्व जो है सर्वमान्य नागरिकता से संबंधित उपबंधों के उद्देश्य और भारतीय बंधुत्व की भावना को मजबूत करना, यानी कि दृढ़ लोकतंत्र के लिए बंधुत्व की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। बंधुत्व की भावना उत्पन्न नहीं होगी तो भारतीय लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा। यह भावना सभी के बीच में होनी चाहिए, यानी कि जाति रहित मातृभूमि के प्रति सभी सम्मान के नज़र से देखेंगे, मातृभूमि के लिए सभी एकजुट में आ जाएंगे। इस प्रकार देश के जो आदर्श हैं यहाँ पर, उसमें भाषा, मूल वंश, धर्म या संस्कृति के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा। बंधुता का एक अर्थ यह भी है, इसका एक अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भी है कि भारत विश्व बंधुत्व यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आज से नहीं, प्रारंभ से ही चलते आया है और आज भी चलते आ रहा है। इसके कारण ही हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 51 है, जो हमें पढ़ाऊंगा, संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। उसके अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया है कि बंधुत्व की भावना को कैसे हम जागृत करें और कैसे हम प्रबल करें। इसके पश्चात आता है हमारा समाजवाद, समाजवादी शब्द। समाजवाद शब्द का मूल अर्थ क्या है, इसे पहले जो है संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन, आप लोग याद रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन जो है अधिनियम 1976 बार बार पूछता ऑब्जेक्टिव। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो 1976 द्वारा। इसमें संविधान के उद्देशिका में समाजवाद शब्द को डाला गया था। समाजवादी शब्द का आशय क्या है? इसका आशय क्या है? इसका आशय है एक ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, खास करके उत्पादन के मुख्य साधन क्या होता है? पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व का नियंत्रण होगा और वितरण सभी में बराबरी के तौर पर होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय संविधान में निजी संपत्ति का उन्मूलन पर विश्वास रखता है। निजी संपत्ति को पूरी तरह से समाप्त करने पर विश्वास नहीं रखा गया है, बल्कि यह उसमें कुछ बंधन लगाता है कि आप इससे ज्यादा निजी संपत्ति नहीं कर सकते हैं और जिसका उपयोग आप सार्वजनिक हित में करें। यानी कि अगर आपके पास निजी संपत्ति कमाने का स्रोत है तो आप उसे कोशिश करें कि सार्वजनिक हित में उसका प्रयोग करें। आर्थिक क्षेत्र में राज्य का बढ़ा हुआ हस्तक्षेप है और भागीदारी वर्तमान सदी में विशिष्ट उपलक्षण भी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां विभिन्न आर्थिक, औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र में प्रबंध में वहां सरकार सक्रिय रूप से भाग लेती हो। आमतौर पर इसकी राज्य की प्रक्रिया में समाजवाद शब्द का
प्रभाव माना जाता है। यह समाजवाद शब्द का ही प्रभाव है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो अनेक संशोधन हुए उससे यह स्पष्ट होता है कि इसकी प्रगति लोकतांत्रिक नहीं सामाजिक आदर्शों की ओर उन्मुख है। जो संशोधन हुए वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सामाजिक आदर्शों के अनुरूप हमारा संविधान है, इस कारण से संशोधन होते हैं। पंथ निरपेक्ष की बात करेंगे, पंथ निरपेक्ष की बात करेंगे हम। धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष दोनों एक ही था। इसमें कहा गया है कि राज्य में अनेक मतों को मानने वाले लोग निवास करते हैं और उसमें बंधुता की भावना को स्थापित करना है। इसलिए संविधान पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखता है। इसका अर्थ यह होता है कि राज्य में सभी पंथों को मानने वाले लोग हों और राज्य का अपना कोई एक धर्म सुनिश्चित न हो। राज्य किसी एक धर्म का राज्य नहीं होगा। राज्य में इस पंथ निरपेक्ष शब्द का, जो हमारे पंथ निरपेक्ष शब्द है, इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन क्या ईस्वी था 1976 के द्वारा उद्देशिका में स्थापित किया गया था। इसमें अनुच्छेद 25 से 29, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 से 29, 25 से 29, अनुच्छेद 25 से 29 के बीच में हमारा पंथ निरपेक्ष शब्द के बारे में बहुत ही बढ़िया से दिया गया है। इसमें धर्म का स्वतंत्रता का बात किया गया है। मूल अधिकार के रूप में जो समाविष्ट है उसमें कहा गया है कि अपना धर्म मानने, उसका पालन करने, आचरण करने, अपने धर्म का प्रचार करने और अपने इच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने पर राज्य किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है। पंथ निरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है, वह राज्य है जिसका कोई धर्म व्यक्तिगत तथा समवेत स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो संवैधानिक रूप से किसी धर्म विशेष को, जो संवैधानिक रूप से किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है और राज्य किसी धर्म का प्रचार नहीं करता हो। यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म ना हो और वो दूसरे के धर्म पर हस्तक्षेप न करे। भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है शुरू से ही, फिर भी यहाँ पर धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत को अपनाया गया। पश्चिम में कतिपय ऐसे देश हैं जो प्रगतिशील है परंतु वे ऑर्थोडॉक्स है और वे अपने धर्म को राज धर्म मानते हैं और एक धर्म अपना घोषित करके रखे कि वहाँ उस धर्म को ही चलेगी, दूसरे धर्म की वहाँ पर कोई जगह नहीं है। धर्म निरपेक्षता शब्द को भारत का राष्ट्रीयता का आधार भी है। धर्म निरपेक्षता विविधता में एकता का जो भाव है वह पैदा करता है। हमारे देश का गौरवमयी इतिहास विभिन्नताओं का आदर करते हुए एक प्रतीक के रूप में खड़ा है, जहां सभी धर्म समान रूप से और सामान्य रूप से निवास करते हैं। सभी धर्म के लोग समान रूप से और सामान्य रूप से निवास करते हैं, अपने विश्वासों को और अपने धर्म का प्रचार करते हैं और यह परंपरा दीर्घ काल से चला आ रहा है, यानी कि प्राचीन काल से चला आ रहा है और आज भी फ्लो होते रहा है। भारत में धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है? भारत में धर्म निरपेक्षता का अर्थ है धर्म का विरोध, किसी भी धर्म का विरोध वह अधार्मिक है। अगर धर्म का विरोध अधार्मिक है, अपितु इसका अर्थ यहाँ पर कहा जा सकता है सर्वधर्म समभाव की जो टर्म है उसे हम यहाँ पर ला सकते हैं। चाहे बहुसंख्यक का धर्म हो चाहे अल्पसंख्यक का धर्म हो, धर्म निरपेक्षता यह देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूजा और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और वे अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं कहीं भी किसी भी परिस्थिति में, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना एक निश्चित धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों का सम्मान करेगा और इस आधार पर नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं करेगा। अब हम टर्म आता है राष्ट्रीय एकता। एकता क्या है? तो इस टर्म को समझने के लिए हम लोग को ज्योग्राफिकल कंडीशन को भी जानना होगा, क्योंकि भारत का ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है। प्रत्येक 10 किलोमीटर में भाषाएं यहाँ पर चेंज हो जाती है और संस्कृति यहाँ पर अलग अलग होती है। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, भौगोलिक, भाषाई और संस्कृति इत्यादि के पर्याप्त विविधता होते हुए भी संपूर्ण भारत को एक छत्र में बांधना ही राष्ट्रीय एकता है। अतः
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता, अतः भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता का पर्याप्त बल प्रदान किया गया है और प्रस्तावना में उन दो आधारों पर बल प्रदान किया गया है जिसके माध्यम से राष्ट्र की एकता की कल्पना हम कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि प्रस्तावना में व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं महत्व पर बल दिया गया है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा और महत्व पर बल दिया गया है। व्यक्ति को लोकतांत्रिक या लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई मानते हुए राष्ट्रीय एकता एक महत्वपूर्ण आधार माना है। राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना को जागृति व्यक्ति के स्वाभिमान की भावना से संबंधित है और व्यक्ति के स्वाभिमान की भावना राज्य और समाज में उसके महत्व को स्वीकार करता है। राज्य और समाज उसके महत्व को स्वीकार करता है और स्वाभाविक रूप से नागरिक के रूप में देश के प्रति उसका उत्तरदायित्व भी बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप राष्ट्र में एकता की भावना आती है और एकता यहाँ का सुदृढ़ होता है। दूसरा पॉइंट जो हमने बोला कि किस प्रकार से दृढ़ होता है, उसमें कहा गया है कि समाज एवं राज्य द्वारा व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अधिकारों का जो स्वीकृति राज्य तथा समाज में नागरिकों के मध्य बंधुत्वता को बढ़ाती है उसे प्रज्वलित करेगी और राष्ट्रीय हित में एकता को बढ़ाने में दृढ़ संकल्पित होगी। इस प्रकार प्रस्तावना में निहित इन दो आधारों पर संविधान निर्माताओं द्वारा राष्ट्र की एकता को दृढ़ करने की पर्याप्त कोशिश की गई है। दोस्तों, हमने जो अभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दर्शन को देखा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जहां तक उम्मीद है कि इस वर्ष आपका BBMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी और VBU यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो सिलेबस कम किया गया है उसमें भी ये टॉपिक को शामिल किया गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग को अगर ये वीडियो का लिंक मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर नहीं लिंक मिलता है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करें और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है उससे आप जुड़ जाएं ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनेंगे वो भी आपको अपने आप मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस सेमेस्टर का नहीं, इसके पश्चात जो आपके आने वाले एग्जाम है उन सेमेस्टर का भी जो पूरा सिलेबस है उसका वीडियोज आपको यहाँ से मिलेंगे। और JPSC JSSC का जो सीरीज चल रहा है, BPSC JPSC और JSSC का जो सीरीज चल रहा है वो सीरीज तो कंटिन्यू चलेगी ही और यहाँ पर जो आपका यूनिवर्सिटी का कोर्स है उसे भी कंटिन्यू चलाएगी। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार। आप सभी का दिन मंगलमय हो।